नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस टॉपिक से हमेशा दोस्तों, चाहे वो सीटेट हो या टेट हो या सुपर टेट हो, दोस्तों हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और आपके टॉपिक का नाम है दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार सभी बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे सभी बच्चों को एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बड़ा धमाकेदार सेशन और मज़ेदार सेशन है दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और नंबर भी दिए गए हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, वंशानुक्रम आखिर हेरिडिटी होती क्या है? दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर वंशानुक्रम होता क्या है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, एक पहले आपको ये थ्योरी के हिसाब से अगर बताया जाए तो माता पिता तथा पूर्वजों से विरासत में प्राप्त गुण जैसे शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारात्मक गुण को सामूहिक रूप से वंशानुक्रम कहा जाता है। यानी दोस्तों, हेरिडिटी क्या होती है, वंशानुक्रम क्या होता है? जो गुण हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाती है? वो हेरिडिटी कहलाती है या दोस्तों वंशानुक्रम कहलाती है। अब आप पूछेंगे सर आखिर वो गुण कैसे होते हैं? दोस्तों, जैसे हमारे अंदर सबसे पहले लंबाई, हाइट की बात की जाए दोस्तों, तो जैसे कि हमारे पिताजी की हाइट अगर अच्छी है तो बच्चों की भी हाइट दोस्तों अच्छी होनी ही है। लड़के की भी हाइट बहुत अच्छी होती है। उसी प्रकार से जैसे कि दोस्तों कलर्स अगर साफ है, गोरे हैं पिताजी या माताजी, तो बच्चे भी गोरे होते हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि उनकी आंखों का रंग, ये सब दोस्तों क्या होती है? आनुवंशिकता के लक्षण होते हैं, आनुवंशिकता पे निर्भर होते हैं। तो और जानते हैं, जेम्स ड्रेवर यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी हेरिडिटी के बारे में अपने थॉट्स प्रेजेंट किए हैं। जैसे कि सबसे पहले नाम आता है महान मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। जो माता पिता की कुछ स्पेशल विशेषताएं होती हैं, उनका हस्तांतरण होना ही क्या है दोस्तों? हेरिडिटी है, यानी कि वंशानुक्रम है। नेक्स्ट दोस्तों, डगलस तथा हॉलैंड का क्या मानना था? दूसरे मनोवैज्ञानिक थे डगलस तथा हॉलैंड। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह माता पिता एवं अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से क्या करता है? ग्रहण करता है दोस्तों। यानी डगलस महोदय तथा हॉलैंड महोदय का ये कहना था कि जो बालक किसी भी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं जैसे शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह किससे प्राप्त करता है? अपने माता पिता से प्राप्त करता है। वो क्या होता है दोस्तों? हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम कहलाती है। अब ये सिलसिला यही नहीं रुका। पीटरसन जी ने कहा कि मैं भी बताता हूं आपको, और पीटरसन मनोवैज्ञानिक ने भी एक अपनी थॉट्स प्रेजेंट की दोस्तों। पीटरसन ने क्या कहा कि भी कोई व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अगर हम सरल भाषा में कहें दोस्तों, यानी जो विशेषताएं, जो लक्षण हम अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, वही क्या होती है? वही हेरिडिटी कहलाती है, वही वंशानुक्रम कहलाते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी अगर आपसे कोई भी बच्चा पूछता है या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि भाई अगर वंशानुक्रम होता क्या है, हेरिडिटी होती क्या है, तो आप उसको बहुत ही सरल भाषा में समझा सकते हैं। यार ऐसा होता है कि जो हमारे माता पिता और जो पूर्वजों के विशेष लक्षण होते हैं, अगर वो बालक में दिखते हैं तो वही क्या होते हैं? हेरिडिटी होती है, वंशानुक्रम होता है। ये कहता नहीं यार इनके पिताजी भी बहुत लंबे थे, देखो लड़का भी बहुत लंबा होगा, लड़का भी बहुत लंबा है, देखो यानी यार इनके पिताजी बहुत गोरे हैं, ये देखो लड़का भी गोरा है। तो वो क्या है? वो वंशानुक्रम के लक्षण है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि हेरिडिटी क्या है। अब वंशानुक्रम की क्रिया विधि की बात करते हैं दोस्तों, कि आखिर वंशानुक्रम कैसे दोस्तों हस्तांतरित होता है, कैसे उसके लक्षण होते हैं, आइए जानते हैं। जैसे प्रत्येक कोशिकाओं की नाभिक में डोरों के समान संरचना पाई जाती है। किसके समान? डोरों के समान संरचना पाई जाती है, जिनको क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र कहा जाता है।
क्रोमोसोम कहा जाता है दोस्तों। ये सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जोड़ों में पाए जाते हैं। एक संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। इन 23 जोड़ों में आधे पिता के तथा आधे किसके होते हैं? माता के होते हैं। यानी कि 23 फादर के होते हैं दोस्तों और 23 किसके होते हैं? 23 मदर के होते हैं। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 46। यानी टोटल गुणसूत्र की बात की जाए या क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो कितने हो गए? 46 हो गए दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिनको पित्रैक या जीन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जीन, जीन्स। यानी आप कहते हैं ना जीन्स, हमारे जीन है यानी जीन्स है, तो वो क्या होते हैं? पितृक कहा जाते हैं। जो जीन होते हैं दोस्तों, हमारे माता पिता के जीन, वो गुणसूत्र के माध्यम से हमारे अंदर क्या होते हैं? प्रवेश करते हैं दोस्तों। एन एल मैन का मानना था कि हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्र में उपस्थित रहती है। एम एल मनोवैज्ञानिक का यह मानना था, मन का दोस्तों, कि जो हमारी परंपरागत विशेषताएं होती हैं इन 46 गुणसूत्रों में ही क्या होती हैं? उपस्थित होती। सोचिए, जो ये 46 गुणसूत्र, जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हीं में हमारे जीन के माध्यम से दोस्तों सारे अनुवांशिक लक्षण उपस्थित होते हैं, सारी विशेषताएं उपस्थित होती हैं। गुणसूत्र में छिपे वंशानुक्रमिक कीटाणुओं को ही क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है दोस्तों। वही मैंने कहा ना, पित्रैक, जिसे क्या कहते हैं? पित्रैक कहा जाता है दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे जीन्स कहते हैं, जो वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं दोस्तों। जो हमारे हेरिडिटी के या वंशानुक्रम के क्या होते हैं? निर्धारक होते हैं। कहते हैं मेरे पिता का मेरे अंदर जीन्स दौड़ रहा है, तो वो चीज है दोस्तों। उसी तरह से पुरुष के 23वें जोड़ी का एक वंशसूत्र लंबा छिड़ानुमा होता है, जिसे कि एक्स वंशसूत्र, और तथा दूसरी वंशसूत्र छोटा सा गोला होता है, जिसे कि क्या कहा जाता है? वाई वंशसूत्र कहा जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे कि अभी और आगे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। वंशसूत्र की इन्हीं विषमताओं के कारण पुरुषों के विषम युग्मिक हेटेरोगोमैटिक कहते हैं दोस्तों। स्त्री के 23वें जोड़ी के वंशसूत्र समाजात होते हैं, अर्थात 23वें जोड़ी के दोनों वंशसूत्र एक समान संरचना वाले लंबी छिड़नुमा एक्स वंशसूत्र होते हैं। और वंशसूत्र के इन्हीं समानताओं के कारण स्त्री का समयुग्मिक यानी होमोगेमेटिक भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो स्त्री होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनके अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र अभी मैंने आपको बताया कि पाए जाते हैं, और वो क्या होते हैं? एक्स। वुमेन के अंदर दोस्तों क्या पाए जाते हैं? एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्स गुणसूत्र या एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 23 होती है दोस्तों। कितनी होती है इनकी संख्या? 23 होती है। वही बात कही गई है दोस्तों कि स्त्री के 23वें जोड़ी के वंशसूत्र समजात होते हैं, अर्थात 23वें जोड़ी के दोनों वंशसूत्र एक समान संरचना वाले लंबे छड़ीनुमा यानी कि क्या होते हैं? एक्स वंशसूत्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? लंबी छड़ी वाले होते हैं, एक्स वंशसूत्र होते हैं। और वंशसूत्र की इन्हीं समानताओं के कारण स्त्रियों के समयुग्मिक होमोगेमेटिक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है। अब आइए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि माता में आपने बताया मैंने कि क्या पाया जाता है, या वुमेन्स में या माता में पाया जाता है एक्स एक्स गुणसूत्र दोस्तों। मदर में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। और फादर में क्या पाया जाता है दोस्तों? फादर में एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। कौन सा? एक्स वाई गुणसूत्र। अभी मैंने बताया आपको कि 23 जोड़े होते हैं। 23 इनके होते हैं, 23 इनके होते हैं, 23 इनके होते हैं जोड़े दोस्तों। और दोस्तों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पुत्री की प्राप्ति और पुत्र की प्राप्ति कैसे होती है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा दोस्तों पूछा जाता है। आइए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों, क्या होता है जब माता का एक्स गुणसूत्र, माता का एक्स गुणसूत्र और पिता का एक्स गुणसूत्र, ये दोनों जब दोस्तों एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो किसकी प्राप्ति होती है? पुत्री की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है दोस्तों? पुत्री की प्राप्ति होती है। और जब माता का एक्स गुणसूत्र और पिता का वाई गुणसूत्र मिलता है दोस्तों, और जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलता है तो किसकी प्राप्ति होती है? पुत्र की प्राप्ति होती है दोस्तों। किसकी प्राप्ति होती है? पुत्र की प्राप्ति होती है। वही चीज है दोस्तों, यानी कि जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो किसकी प्राप्ति होगी? पुत्री की प्राप्ति होगी। और
जब x और y गुणसूत्र मिलेगा, जब x और y गुणसूत्र मिलेगा, x और y गुणसूत्र मिलेगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि x y गुणसूत्र मिलने पे हमें पुत्र की प्राप्ति होती है और x x गुणसूत्र मिलने पे हमें किसकी प्राप्ति होती है, हमें पुत्री की प्राप्ति होती है। x x गुणसूत्र माता में पाया जाता है और x y गुणसूत्र पुरुष में यानी कि पिता में पाया जाता है। ये क्लियर है दोस्तों आप सभी को। टोटल हमारे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आइए जानते हैं जीन के बारे में, यानी पितृक के बारे में दोस्तों। जीन्स के बारे में जानते हैं। गुणसूत्रों के अंदर पाए जाने वाले निश्चयात्मक तत्वों को पैतृक कहा जाता है, यानी कि जीन कहा जाता है, जो गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर ये जीन हमारे अंदर प्रवेश कैसे करते हैं। तो वही चीज है दोस्तों, ये गुणसूत्रों के माध्यम से हमारे अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। वही चीज है, बता रहे हैं। एनास्टासी के अनुसार, एनास्टासी मनोवैज्ञानिक के अनुसार पितृक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता रहता है, वो क्या होता है, वो जीन होता है दोस्तों। और पितृक वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं, इनमें मुख्य रूप से डीएनए, हमारा डीएनए होता है। डीएनए का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, तथा आरएनए का होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड के जैविक अणु होते हैं दोस्तों। ये डीएनए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी वंशानुक्रम का हमारे अंदर दोस्तों हस्तांतरण होता है, ठीक है। तो यानी कि जीन्स के माध्यम से हमारे अंदर जो आनुवंशिकता के लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, प्रवेश होते हैं। अब वंशानुक्रम की विशेषताओं की बात की जाए दोस्तों, तो वंशानुक्रम की विशेषता की बात की जाए तो सबसे पहले मानसिक विशेषता, मेंटल एबिलिटी दोस्तों। अगर जैसे कि माना जाता है कि अगर आनुवंशिकता के लक्षण देखा जाए कि आपके पिताजी का ब्रेन अच्छा है, माइंड अच्छा है, तो आपकी भी मानसिकता क्या होगी दोस्तों, अच्छी होगी। नेक्स्ट है बुद्धि, वैज्ञानिक मित्र, स्वभाव आदि दोस्तों। जैसे आपके माता जी का, पिताजी का अगर स्वभाव सही है तो आपका भी स्वभाव शांत होगा। ये नहीं कि आप बहुत चिड़चिड़े होंगे, ये होगा नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का भी। शारीरिक विशेषता, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आपके पिताजी अच्छे खासे लंबे चौड़े हैं तो आपकी भी हाइट अच्छी होने की पूरी संभावना होती है। कभी कभी कुछ बच्चे माताजी पे पड़ जाते हैं तो उनकी हाइट क्या हो जाती है, छोटे हो जाते हैं। वही होता है दोस्तों, कैसे मेरी हाइट पिताजी पड़ी, मेरे लंबा हो गया, मेरे भाई साहब की हाइट थोड़ी छोटी है, वो मेरे माताजी को पड़ गया। तो ये चीज होती है दोस्तों, यानी कि हाइट और शारीरिक जो विशेषताएं होती हैं, कभी किसी में ज्यादा किसी में कम। नेक्स्ट है बौनापन, लघु अंगुलिता, युक्ति आदि से दोस्तों, वही होती है आनुवंशिकता की ही सारी विशेषताएं होती है। क्रियात्मक विशेषता, शारीरिक शक्तियां, रक्त वर्ग, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं दोस्तों, ये सब भी आनुवंशिकता होती है, आनुवंशिक होती हैं। ये सारी चीजें दोस्तों क्या होती है, वंशानुक्रम की विशेषताएं मानी जाती हैं दोस्तों। जैसे कि आपके पिताजी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, तो आपके अंदर भी दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, तीव्र होगी। किसी भी कार्य को अगर जैसे आपके पिताजी तीव्र गति से कर लेते हैं, एक्टिव होते हैं, आप भी दोस्तों उसी तरह से एक्टिव होंगे। अगर आपके पिताजी लेजी हैं तो आप भी लेजी होना स्वाभाविक है। तो वही चीज है दोस्तों। तो ये आनुवंशिकता की विशेषता थी। वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो इसके प्रतिपादक सबसे पहले कौन थे, गाल्टन थे। कौन थे इसके प्रतिपादक, गाल्टन थे दोस्तों। कौन थे, गाल्टन थे। गाल्टन ने कहा, गाल्टन ने और मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत दिया, आप जानते हैं इसके कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। लेमार्क का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। डार्विन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। बीजकोष निरंतरता का सिद्धांत प्रतिपादक इसके कौन थे, बीजमैन थे। तो इन दोनों सभी ने दोस्तों वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में कुछ न कुछ अपनी थीम, कुछ न कुछ अपनी थॉट प्रेजेंट की है। तो आइए जानते हैं क्या क्या है, और मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं। आइए जानते हैं किसकी थॉट। बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत, आइए जानते हैं बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत क्या था। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बीजमैन थे दोस्तों। कौन थे, बीजमैन या वाइजमैन कहा जाता था। बीजमैन के अनुसार मानव शरीर में निम्नवत 2 प्रकार के कोष होते हैं। इन्होंने माना कि मानव शरीर 2 प्रकार के कोष होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से कोष होते हैं। मानव शरीर में कायिक कोष होता है, सोमेटिक सेल्स, उत्पादक कोष यानी जर्म सेल्स होते हैं। शारीरिक संरचना जिसमें होती है, और एक में क्या होती है, वंश परंपरा या जन्म प्रक्रिया होती है दोस्तों।
इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीज कोष के संरक्षक आपके ट्रस्टीज होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं आपके संरक्षक? ट्रस्टीज माने जाते हैं दोस्तों। किसका मानना था? ये आपके बीजमैन का मानना था दोस्तों। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारे दो प्रकार के कोष होते हैं, एक कायिक कोष होता है, एक उत्पादक कोष होता है, जिसमें कि कायिक कोष में हमारी शारीरिक संरचना का बना वो होता है, मेंटेन होता है, बनती है, और एक में हमारी वंश परंपरा यानी जन्म प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीज कोष के संरक्षक होते हैं। ठीक है, इन्होंने बीज कोष माता पिता के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता की प्रक्रिया का अनुसरण करता है, अर्थात माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीज कोष को अपने बालकों को प्रदान करते हैं तथा यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यही कारण है कि मानव की संतान मानव ही होती है दोस्तों। ये ऐसे होता है ना, प्रक्रिया चलती रहती है, मानव की संतान क्या होती है? मानव ही होती है, क्योंकि अनुवांशिकता की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, जैसे हमसे हमारे पिताजी में, पिताजी में यानी कि दादाजी में, तो ऐसे दोस्तों हस्तांतरित होते, जैसे दादाजी के लक्षण हमारे पिताजी में, पिताजी से हमारे अंदर, तो ऐसे ही दोस्तों ये यानी कि वंशानुक्रम का क्रम कैसे होता है? चलता रहता है, बढ़ता रहता है धीरे धीरे। तो वही है, बीजमैन ने 25 पीढ़ियों तक चूहों पर प्रयोग किया। इन्होंने किस पे प्रयोग किया? बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग किया। इन्होंने कैसा प्रयोग किया? इन्होंने चूहों को पूंछ को हर बार काट देते थे, लेकिन बिना पूंछ के चूहे कभी पैदा नहीं हुए। दोस्तों बीजमैन ने क्या किया? बीजमैन ने रैट पे प्रयोग किया, यानी कि चूहे पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? चूहे पे प्रयोग किया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? चूहे की पूंछ ही काट देते थे। हर बार ये क्या करते थे? महानुभाव चूहे की पूंछ काट देते थे। तो इन्होंने ये देखा कि हर बार जब ये प्रयोग करते थे कि जब भाई हमने चूहे की पूंछ काट दी तो अब बिना पूंछ वाला चूहा पैदा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता था। हर बार पूंछदार ही बच्चा पैदा होता था, यानी चूहा पैदा होता था दोस्तों। इन्होंने ये प्रक्रिया कई बार की और इससे उन्होंने पाया कि जो अनुवांशिकता का ये क्रम है ये यानी कि हमेशा एक दूसरे में स्थानांतरित होता रहता है। हम कितनी भी कोशिश करें इसको तोड़ नहीं सकते। तो वही चीज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार एक माँ जो किसी ब्यूटी पार्लर की मदद से अपने बाल घुंघराले कर लेती है, वो अपने बालों को घुंघरापन वंशानुक्रम विरासत के रूप में अपनी बेटी को नहीं दे सकती। जैसे किसी की माँ के बाल अगर घुंघराले हैं दोस्तों, यानी कि बचपन से ही उनके बाल घुंघराले हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी को भी प्रदान कर सके। नहीं, जैसे कि अगर यानी कि ब्यूटी पार्लर में उन्होंने किया है, सोचिए अगर ब्यूटी पार्लर में अपने बाल उन्होंने घुंघराले किए हैं तो वो सोचें कि हम अपनी बेटी को भी स्थानांतरित करें, ये तो वो हुआ ना, आर्टिफिशियल बनवा लिया आपने, घुंघराले बाल करवा लिए, तो आप सोचेंगे आपकी बेटी घुंघराले बाल रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, वंशानुक्रम ही जो होती है, जीन्स के माध्यम से आपके अंदर जो विशेषता होती है वही दोस्तों वो होती है, स्थानांतरित होती है। ये नहीं कि आपने आर्टिफिशियल बनवा लिया, बाल घुंघराले करके आप रखे हैं तो ये सोच रहे हैं मेरी बेटी के बाल, हमेशा आप बाल घुंघराले रखते हैं तो आपकी बेटे के भी बाल घुंघराले हों, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज नहीं, विरासत के रूप में नहीं दे सकते, ऐसे आप विरासत के रूप में नहीं दे सकते क्रो एंड क्रो के अनुसार। दोस्तों ये आपकी स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट है बायोमेट्री का सिद्धांत। बायोमेट्री की थ्योरी क्या थी आइए जानते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रांसीसी गाल्टन थे। कौन थे दोस्तों? गाल्टन थे। गाल्टन ने सन 1775 में बताया कि बालक उतना ही योग्य होता है कि जितना कि उसके पूर्वज। उनका यह मानना था कि बालक उतना ही योग्य होता है जितना कि उनके पूर्वज। दोस्तों हर मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत की काट की गई, यानी उनके सिद्धांत का विरोध किया गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, और सब ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। तो आइए जानते हैं वो कैसे, कौन कौन थे महान आत्मा। तो गाल्टन ने सन 1775 में बताया कि बालक उतना ही योग्य होता है जितना उसके पूर्वज होते, वो ज्यादा योग्य नहीं हो सकता। उन्होंने अपने अध्ययनों से कुछ निष्कर्ष निकाले जो निम्नवत हैं। आइए जानते हैं क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने। उन्होंने कहा कि वंशानुक्रम का 1/2 पिता पक्ष और
1/2 कितना होता है, माता पक्ष। इन्होंने कहा कि भाई आधा माता पक्ष होता है, आधा पिता पक्ष होता है, किसका, आपके वंशानुक्रम पे। तो इन्होंने आधे आधे में डिवाइड कर दिया कि अगर आपके पास है यानी कि वंशानुक्रम के लक्षण हैं तो आधे आपके पिताजी के हैं, आधे आपके माताजी के हैं। और इन्होंने क्या कहा कि माता पिता के पूर्वजों के गुण भी निश्चित मात्रा में होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण अनुवांशिक रूप में स्थानांतरित होते हैं, यानी 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16 आदि क्रम में होते जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये अनुवांशिक लक्षण जो स्थानांतरित होते हैं ये अनुपातिक रूप में होते हैं, अनुपातिक रूप में बढ़ते जाते हैं, जैसे 1/2, 1/4, 1/8, इनका ये मानना था। नेक्स्ट है, उन्होंने माता पिता तथा पूर्वजों के वंशानुक्रम में योगदान सामूहिक रूप से निम्नवत व्यक्त किया। वंशानुक्रम 1/2 माता पिता का योगदान प्लस 1/4 बाबा दादी और नाना नानी का योगदान, इन्होंने सबको इसमें वो कर दिया, प्लस 1/8 परदादा दादी पर नाना नानी सबका योगदान। यानी कि इन्होंने कहा कि हमारे हेरिडिटी पे, वंशानुक्रम पे सिर्फ माता पिता का योगदान नहीं होता बल्कि बाबा दादा दादी का भी होता है, नाना नानी का भी होता है और परदादा दादी का भी होता है, पर नाना नानी का भी योगदान होता है इनके अनुसार दोस्तों। ठीक है, जैसे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि माना गया, कभी कभी केस में देखा गया कि कुछ बच्चे उनके पिताजी छोटे होते हैं पर कुछ बच्चे लंबे हो जाते, तो वो ये होता है, अरे भाई साहब आप जानते नहीं हैं इनके दादाजी बहुत लंबे थे और वही लक्षण इसके अंदर आ गया, तो वो चीज क्या है, वो हस्तांतरित हो गया, वो जीन्स किसमें हो गया, यानी जो दादा दादी में था वो जीन्स बच्चे के अंदर आ गया, वो ग्रोथ कर गया। वही चीज है दोस्तों, कभी कभी होता है कि बच्चा क्या होता है, वो अपने दादा में पड़ जाता है और लंबा हो जाता है, वो चीज है। तो ये चीज इन्होंने कहा। अब आइए जानते हैं लेमार्क का सिद्धांत क्या था। लेमार्क, इस सिद्धांत का प्रतिपादक 1809 ईस्वी में जॉन बेटिस डी लेमार्क ने किया था। तो इस उपर्जित लक्षणों को वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए लेमार्क जानते हैं, लेमार्क ने क्या बताया। लेमार्क ने कहा कि वातावरण का सीधा प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है वातावरण का, पर जिसके कारण उसकी संरचना व स्वभाव में परिवर्तन होता है। इन्होंने वातावरण के अनुसार माना कि वातावरण के अनुसार जो सीधा प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर पड़ता है उसके कारण ही उसकी संरचना और स्वभाव में परिवर्तन होता है। लेमार्क ने वातावरण को माना। कैसा माना, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने लेमार्क ने जिराफ पे किया। किस पे किया, जिराफ पे। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना पारिस्थितिक वंश बताया, जो कि अब वंशानुक्रम हो चुका है। उनके अनुसार जिराफ के पूर्वज इतने लंबे नहीं थे। उनका मानना क्या था, वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का भी खंडन किया और कहा अगर चूहे की पूंछ पीढ़ी दर पीढ़ी काटी जाती तो भी पूंछ कटा चूहा नहीं पैदा होता, तथा लड़कियों के पीढ़ी दर पीढ़ी कान छिदवाने जाते परंतु कभी कान छेदी हुई लड़की पैदा नहीं होती। दोस्तों लेमार्क का क्या मानना था, लेमार्क का ये मानना था कि वातावरण के अनुसार अगर हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसी के अनुसार वंशानुक्रम होते हैं, लक्षण होते हैं। क्योंकि इनका मानना था जो जिराफ होता है दोस्तों, जिराफ पहले उतना लंबा नहीं होता था, पर जिराफ दोस्तों शाकाहारी माना जाता है और वो मुलायम पत्तियों को खाता था जो कि काफी ऊंचाई पे मिलते थे। तो पहले से ही यानी वो गर्दन ऊंची करके खाता था, तो धीरे 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 उसकी गर्दन क्या हो गई, ऊंची हो गई, लंबी हो गई। तो लेमार्क का ये मानना था कि इस तरह से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई पहले, क्योंकि उनका ये मानना था कि पहले जिराफ के जो पूर्वज थे इतने लंबे नहीं थे। लेमार्क ने वातावरण को माना कि जो लक्षण हमारे अंदर परिवर्तित होते हैं वो वातावरण के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इनका दोस्तों यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनका विरोध किया कि भाई अगर ऐसा होता तो चूहे की पूंछ जो पीढ़ी दर पीढ़ी काटी जाती तो वो बिना पूंछ वाला बच्चा पैदा होता, और जैसे लड़कियों की कान छेदवाते हैं हम लोग तो बिना यानी कि कान छेदी हुई लड़की पैदा हो। तो ये चीज विरोध किया गया, ये गलत माना गया। नेक्स्ट है, इस पे भी शांत नहीं हुए, फिर प्रयोग किया कि महान आत्माओं ने। आइए जानते हैं आगे। पहले ये जानिए, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी नया बैच प्रारंभ, महाबजट ऑफर 1299 रुपए में। आइए दोस्तों, अब मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत, ये कौन नहीं जानता, सारे बच्चे जानते होंगे। आइए जानते हैं। 1856-1863 ईस्वी में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशानुक्रम के क्षेत्र में अध्ययन किया तथा आधुनिक आनुवंशिक की नींव रखी। उनको वंशानुक्रम का जनक भी माना जाता था। कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ लेता है कि हेरिडिटी, फादर ऑफ द हेरिडिटी
किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं जॉन मेंडल को। किसको कहते हैं? जॉन मेंडल को। यूरोप के कहाँ के थे? यूरोप के देश ऑस्ट्रिया देश के थे ये दोस्तों। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन सी थॉट दी, आप सभी जानते हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कस होता है उस पर भी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे के मटर, किसे? मटर का दोस्तों, मटर पर प्रयोग किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम था पिस्कम स्टेडवियस दोस्तों, को चुना। और उन्होंने अपने प्रयोग में विशुद्ध लंबे प्रकार के मटर के पौधे को विशुद्ध बौने पौधों से संकरण कराया। क्या किया? लंबे पौधों का बौने पौधों से संकरण कराया, और उन्होंने पाया कि इन संकर पौधों से जो मटर उत्पन्न हुई वे सभी मटरें क्या थी? बड़ी मटरें थी। क्या थी दोस्तों? बड़ी मटरें थी। और फिर उन्होंने वर्णशंकर मटर को बोया, जिससे वर्णशंकर मटर ही पैदा हुई। तो ये सभी, ये ग्रेगर जॉन मेंडल का था दोस्तों। हम सभी इनके प्रयोग के बारे में जानते हैं कि इन्होंने किस पे किया था? मटर पे किया था, यानी कि बड़ी मटर और छोटी मटर। तो इन्होंने क्या पाया? वर्णशंकर मटर पाई। फिर उन्होंने बोया उसे, तो बड़ी मटर शुद्ध, फिर बड़ी मटर 50%, फिर छोटी मटर। तो ऐसे ही इनके प्रयोगों का दोस्तों इन्होंने किया था। इस प्रकार मेंडल ने किस पे प्रयोग किया? चूहे पर भी प्रयोग किया था। हम सभी जानते हैं चूहों पर प्रयोग किया और पूर्वत ही निष्कर्षों को प्राप्त किया। जैसे मेंडल ने क्या किया? काले और सफेद चूहे दोस्तों, काले और सफेद चूहों के साथ रखा, जिनसे क्या हुआ? उसे काले चूहे उत्पन्न हुए। लेकिन जब इनको वर्णशंकर चूहे के साथ रखा गया तो काले और सफेद दोनों चूहे 3:1 में पैदा हुए। यानी कि दोस्तों पहले सफेद चूहा फिर काला चूहा, तो क्या हुआ? काला चूहा प्राप्त हुआ। तो ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल का था दोस्तों, इन्होंने चूहे पे भी प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वंशानुक्रम के अब नियम के बारे में जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमने आपने पढ़ा कि मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार वंशानुक्रम पर प्रयोग किए और अपने थॉट दोस्तों किए। लेमार्क ने जिराफ पे किया और ग्रेगर जॉन मेंडल ने आपको मालूम है मटर और चूहे पे किया। इस प्रकार से कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और अपने विचार प्रस्तुत किए दोस्तों। इनका हमेशा विरोध किया गया कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि लेमार्क ने जैसे कि हाँ कि वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या किया कि भाई अगर वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो चूहे को पूंछ हमेशा काट दी जाती है, तो बिना पूंछ के पैदा होना चाहिए चूहा, पर ऐसा होता नहीं। तो इसीलिए हमेशा दोस्तों हर मनोवैज्ञानिक ने एक दूसरे का विरोध किया और अपने एक्सपेरिमेंट में ये सिद्ध किया कि ये आप गलत है। तो ये चीजें थी। अब जानते हैं वंशानुक्रम के नियम के बारे में दोस्तों। वंशानुक्रम के उपयुक्त सिद्धांतों को अमल में लाने के फलस्वरूप वंशानुक्रम संबंधी कुछ नियम प्रकाश में आए जो निम्नवत है। पहला है आपका समानता का नियम। क्या है दोस्तों? समानता का नियम। दूसरा है विभिन्नता का नियम। तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। 3 नियम है दोस्तों, आइए जानते हैं प्रत्यागमन का नियम। पहले बात करें समानता के नियम की दोस्तों, तो जैसे माता पिता वैसी संतान, यानी कि इस नियम के अनुसार बच्चों में अपने माता पिता जैसे ही होने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जैसे माता पिता वैसे ही उनकी संतान भी होती है। यदि अगर माता पिता बुद्धिमान है और मूर्ख है तो बच्चे भी क्या होंगे? मूर्ख होंगे। अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे भी क्या होंगे दोस्तों? बुद्धिमान होंगे। अगर माता पिता सुंदर हैं तो बच्चे भी सुंदर होंगे, माता पिता कुरूप हैं तो बच्चे भी कुरूप होंगे। यानी कि समानता का नियम ये कहता है जैसे माता पिता वैसी संतान दोस्तों। तो जैसे आपके माता पिता होंगे वैसे ही आपकी संतान होंगी, ये होता है समानता का नियम। वंशानुक्रम के अनुसार यही माना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता के नियम में कहा गया यह नियम पूर्ववर्ती समानता के नियम का पूरक नियम है, जिसके अनुसार संतान पूर्णतया अपने माता पिता के समान हो। संतान जो होती है दोस्तों किसके समान होती है? संतान पूर्णतया अपने माता पिता के समान हो। यह आवश्यक नहीं है कि अर्थात संतान अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न हो दोस्तों। यानी विभिन्नता का नियम यह कहता है दोस्तों कि यह नियम पूर्ववर्ती समानता के नियम का पूरक नियम है, जिसके अनुसार पूर्णतया अपने माता पिता के समान हो यह आवश्यक नहीं है। यानी कि जैसे कि माता पिता हैं ऐसा आवश्यक नहीं है कि बालक भी सेम टू सेम उन्हीं में पढ़े। जैसे कि कुछ यानी कि आप जानते होंगे दोस्तों अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जो फिल्म जगत के हैं महानायक माने जाते हैं, और क्या उसी प्रकार से अभिषेक बच्चन भी दोस्तों क्या अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने जो स्थान अमिताभ बच्चन ने बनाया क्या अभिषेक बच्चन भी बना पाए? ऐसा नहीं था।
क्यों जो सुनील शेट्टी जी बना पाए वो क्या उनके बेटे बना पाए? नहीं बना पाए। तो दोस्तों ये विभिन्नता का नियम है। ये नहीं कि अगर वो अच्छे एक्टर थे, अमिताभ बच्चन, अमित जी अच्छे एक्टर थे, तो क्या अभिषेक जी भी उतने अच्छे एक्टर बन पाए? नहीं बन पाए। वही चीज है दोस्तों कि ये आपके विभिन्नता का नियम है कि ये नहीं कि पिता जिस प्रकार से सेम टू सेम बालक भी उसी प्रकार से हो जाए। ये किसका नियम है? विभिन्नता का नियम कहा गया। ठीक है, कुछ भिन्नता जरूर होती है। सॉरेंस के अनुसार इन विभिन्नताओं के कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषता है। उत्पादक कोषों में अनेक पैतृक होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चे का भी निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, सोरेंस ने बताया था। नेक्स्ट है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम बताते हैं दोस्तों, प्रायः देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति तो बहुत ही प्रतिभाशाली होता परंतु उसकी संतान मंद बुद्धि है, जबकि इसके ठीक विपरीत मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली या उनसे अधिक बुद्धि वाले होते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक गुण में औसत की ओर जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों वही बात है, क्या होता है कभी कभी यह होता है कि आपके माता पिता अगर मंद बुद्धि के हैं तो बालक कभी कभी क्या होते हैं? तीव्र बुद्धि के हो जाते हैं। और कभी कभी यह देखा गया कि जो माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं कभी कभी उनके बालक क्या हो जाते हैं? मंद बुद्धि के हो जाते हैं। ये क्या है? प्रत्यागमन का नियम, यही कहा गया दोस्तों। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार लंबे माता पिता के बच्चे औसत से अधिक लंबे तो होते हैं परंतु अपने माता पिता जितने लंबे नहीं होते। यानी लंबे होंगे दोस्तों पर जितने माता पिता लंबे हैं उतने वे नहीं हो पाते। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वंशानुक्रम का विकास पे प्रभाव। अब वंशानुक्रम का विकास पे क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानते हैं। वंशानुक्रम बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करते हैं जिनमें कुछ न प्रभाव निम्नवत है दोस्तों। ठीक है, आइए, जैसे कि वंशानुक्रम का दोस्तों सबसे ज्यादा विकास पे प्रभाव पड़ता है तो बुद्धि पे, यानी कि अगर आपके माता पिता की बुद्धि अच्छी है तो आपकी बुद्धि अच्छी है। मूल शक्तियों पे आपके दोस्तों बताया ना, ह्यूमनिटी पावर जो होती है, पावर शक्ति होती है। चरित्र पे, सामाजिक स्थिति पे, प्रजाति की श्रेष्ठता पे, वृद्धि और शारीरिक लक्षण पे, व्यवसायिक योग्यता पे, सभी पे दोस्तों वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी के लक्षण पड़ते हैं, इस पे पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 रुपए में। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट, वातावरण। दोस्तों मैं आपको बताऊं बहुत ही सरल भाषा में कि जो आनुवंशिकता होती है, जो हेरिडिटी होती है दोस्तों, उसका हमारे शरीर पे बहुत ही लक्षण पड़ता है। जैसे कि बुद्धि पे, हमारे शरीर की बनावट पे, हमारी मानसिकता पे और हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हर तरह से दोस्तों आनुवंशिकता का लक्षण होता है। आनुवंशिकता के प्रभाव देखने को मिलते हैं। बालक के अंदर अपने पिता के कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, कुछ माता का प्रभाव देखने को मिलता है, हर तरह से दोस्तों। आपने भी देखा होगा कभी आपके बड़े भाई में, कभी आपके छोटे भाई में, तो ये चीज होती है दोस्तों। ठीक है, तो आनुवंशिकता के लक्षण जो जीन्स के माध्यम होते हैं, गुणसूत्र के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से आते हैं दोस्तों। गुणसूत्र के माध्यम से, गुणसूत्र में ही जीन सम्मिलित होते हैं और वो हमारे उसी के माध्यम से हमारा संचार होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बात करेंगे दोस्तों इन्वायरमेंट का कि आखिर इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण की बात करें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण के अंतर्गत मानव जीवन तथा उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाली सभी बातें आती हैं। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय व्यक्ति को प्रभावित किया। वुडवर्थ ने क्या कहा दोस्तों? वातावरण के अंतर्गत वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जो कि हमें जीवन प्रारंभ करने समय व्यक्ति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। राज के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। दोस्तों वह बाहरी शक्ति जो कि मानव जीवन को प्रभावित करे वह क्या होती है? वातावरण होती है। हम सभी जानते हैं वातावरण के अंतर्गत दोस्तों हम सभी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोस्तों ये चीज है कि जो बाहरी शक्ति हमें प्रभावित करे वो क्या होती है? वातावरण होती है। वातावरण के विकास पर प्रभाव, बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसके व्यवहार, मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास पर वातावरण का प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव निम्नवत है। आइए जानते हैं वातावरण का। सर्वप्रथम बुद्धि।
दोस्तों जैसा वातावरण होगा उसी प्रकार से आपकी बुद्धि होगी। अगर शांत वातावरण है आपकी बुद्धि शांत होगी। अगर दोस्तों लड़ाई झगड़े वाला माहौल है तो आपकी भी बुद्धि उग्र हो जाएगी, हमेशा आपके अंदर लड़ाई झगड़ा करने वाली बुद्धि होगी। अरे यार आज उसको मारो, आज उसको मारो। शांत स्वभाव के शांत है यार, पढ़ाई करो, जैसे पढ़ाई का माहौल है, पढ़ाई का वातावरण है तो आप भी पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे। मानसिक विकास उसी प्रकार से आपका होगा, शारीरिक विकास भी आपका उसी प्रकार से होगा। जैसे दोस्तों आप अगर देखिए तो श्रीलंका में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। श्रीलंका में गर्मी पड़ती है तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं। क्या होते हैं? काले। और वहीं पे देखिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में ठंड पड़ती है तो वहाँ के लोग अच्छे गोरे लंबे होते हैं। तो वो वातावरण का शारीरिक विकास पे भी बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व भी विकास पड़ता है, स्वास्थ्य पे भी पड़ता है और सामाजिक स्थिति पे भी दोस्तों आपके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अगर अंतःक्रिया का महत्व जाने दोस्तों तो वुडवर्ड ने कहा कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के मध्य परस्पर निर्भरता तथा उसके मध्य होने वाली अंतःक्रिया को धरती और बीज के उदाहरण से समझाया जा सकता है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से अच्छी फसल के लिए उचित बीज तथा उचित भूमि दोनों ही आवश्यक है, उसी प्रकार से किसी भी एक के अभाव में अच्छी फसल की संभावनाएं धूमिल हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से उचित मानव विकास और वंशानुक्रम है और वातावरण। दोस्तों वुडवर्थ ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया कि जिस प्रकार से एक बीज को अच्छी भूमि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मानव विकास को वंशानुक्रम के साथ साथ एक अच्छे वातावरण की भी आवश्यकता होती है। तभी जैसे दोस्तों अच्छी भूमि होगी तब उस बीज में उस भूमि को डाला जाएगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से पेड़ का विकास होगा, फसल का विकास होगा। उसी प्रकार से दोस्तों मानव का विकास होता है, यानी कि वातावरण का और वंशानुक्रम का दोनों का मानव के विकास पे बहुत ही आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार से एक अच्छी भूमि फसल के लिए उचित भूमि और उचित वातावरण की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, तो तथा वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। क्रो एंड क्रो ने भी इसकी पुष्टि की। उनका मानना था कि व्यक्ति का निर्माण जैविक विरासत वंशानुक्रम तथा सामाजिक वातावरण का क्या होता है? एकीकरण से ही होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध जोड़ों की तरह न होकर गुणे की तरह अधिक होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है दोस्तों कि व्यक्ति इज इक्वल टू क्या होगा? वंशानुक्रम इनटू वातावरण। वास्तव में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों ही मिलकर बालक के व्यक्तित्व के विकास को उचित दिशा प्रदान करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जानिए आप वातावरण का और आनुवंशिकता का दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके विकास पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और उम्मीद करता हूं आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज की क्लास। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।